हेलो फ्रेंड्स, मैं कमेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपनी EMRS की तैयारी करेंगे, यानी कि EMRS लाइब्रेरी की तैयारी करेंगे। और आज का टॉपिक है हमारा नैरेटिव्स, यानी कि नैरेटिव्स प्रिंसिपल्स ऑफ कैटलॉगिंग। और इस टॉपिक से ज़्यादा सभी वाकिफ़ होंगे, यानी कि सभी ने ये टॉपिक अपने बी लीव, एम लीव, डी लीव, जिसने भी क्या नाम जो भी कोर्स किया लाइब्रेरी साइंस का, उसमें आपने ये जो प्रिंसिपल्स हैं आपने पढ़े होंगे, यानी कि कैटलॉगिंग के प्रिंसिपल्स। सबसे पहली बात आती है जो यानी कि नॉरेटिव प्रिंसिपल, यानी कि प्रिंसिपल्स का मतलब क्या है। आपको एक चीज़ और बता दो, यानी कि कहीं कहीं आपको ये लिखा मिलेगा नॉरेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ कैटलॉगिंग, ठीक है। और कहीं कहीं आपको मिलेगा प्रिंसिपल्स की जगह प्रिंसिपल की जगह आपको मिलेगा कैनन्स, ठीक है, कैनन्स ऑफ कैटलॉग, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, दोनों ही चीज़ एक ही चीज़ के ऊपर, यानी कि एक ही चीज़ को दर्शाती है और एक ही चीज़ को बताने का काम करती है। तो सबसे पहले आते हैं, यानी कि इसका उद्देश्य और इसका जो रोल है वो क्या है। कोई बता सकता है इसका रोल क्या है, कि ये हमें पढ़ाया क्यों जाता है। यानी कि हमें एक तरह से लाइब्रेरी साइंस में जब हम इसकी बात करते हैं तो पढ़ाया क्यों जाता है। देखिए, वर्गीकरण जो है, यानी कि वर्गीकरण, कैटलॉग को वर्गीकरण कहते हैं। वर्गीकरण के जो मानक सिद्धांत हैं वो लंबे समय से समाप्त, एक तरह से जैसे आपने देखा होगा, वर्गीकरण के जो मानक सिद्धांत हैं वो बहुत लंबे समय तक उसकी मान्यता, यानी कि मान्यता मिली हुई है, और उसको एक तरह से लॉ के रूप में यूज़ करा जाता है, यानी कि किसके रूप में, कानूनी तौर पर यूज़ करा जाता है। और कानूनी तौर पर यूज़ करा जाता है तो भाई कैनन्स क्या है, आपको कैनन्स की जगह यानी कि लॉ भी लिखा मिलेगा। तो लॉ के रूप में क्यों यूज़ करा जाता है, इसके उद्देश्य क्या है। यानी कि इसका उद्देश्य एक तरह से जो वर्गीकरण है, यानी कि वर्गीकरण योजना के आधार पर जो काम को कम करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाते हुए, यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाते हुए जो एक पद्धति को अपनाया जाता है, यानी कि एक पद्धति को अपनाया जाता है। और इसका जो सबसे मेन उद्देश्य है, यानी कि एक तरह से मान के चलिए, सीधे सीधे अगर मान के चले, देखो इम्प्लीकेशन, जैसे कि आप किसी चीज़ की इम्प्लीकेशन करते हो वो हो जाएगी, क्रिएशन आ जाएगा। लिख भी देता हूँ मैं, एक मिनट, पेज नेक्स्ट, इम्प्लीकिंग, क्रिएटिंग और प्रिंसिबलिंग ए नॉर्म और स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड, ठीक है। ये सारे आ जाएंगे, यानी कि इसके अंदर आ जाएंगे। अब आपसे पूछा जाए कि टाइप्स ऑफ नॉरेटिव प्रिंसिपल, यानी कि इसके टाइप्स कौन से हैं। सबसे पहला आएगा, बेसिक में लेके चले तो बेसिक में लॉ ऑफ इंटरप्रिटेशन आएगा, इम्प्लीकेशन आएगा, ये सारे आ जाएंगे। यानी कि आपको लिख के मैं बता देता हूँ। सबसे पहले अगर बेसिक की बात करें, यानी कि बेसिक लॉज ऑफ नॉरेटिव प्रिंसिपल। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि क्या नाम ये पूछा जाता है, नहीं पूछा जाता। आज मैं एक चीज़ बता दूं, ये प्रिंसिपल्स पूछे नहीं जाते, ये आपसे डीपली बस एक तरह से एग्जाम्पल के तौर पे पूछे जाते हैं। यानी कि आप जब पेपर उठा के देखोगे जब, तो उसमें एक फॉर्मली एग्जाम्पल रूप में लेके चलेंगे। यानी कि जैसे आपके 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस है ना, तो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस में जो नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं वो तो इस तरह के आए ही जाएंगे, पर जो क्वेश्चन आपको लेके चलते हैं, जैसे कि आपको बताना होता है कि ये कौन से लॉज से है, तो उस तरह के क्वेश्चन आपको देखने के मिलता है। बस इसमें एक ही क्वेश्चन मिलता है, और वो भी ज़्यादातर अगर जैसे KVS और NVS में उसमें मिलता है मैक्सिमम। DSSS में तो देखा नहीं मैंने, DSSS में मैक्सिमम आज तक
जो टॉपिक रहे हैं वो हैं सबसे ज़्यादा, एक तो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, यानी कि इस तरह के टॉपिक रहे हैं। हर चीज़ यानी कि हर लाइब्रेरी का पेपर का अलग अलग पैटर्न है और अलग अलग उसका एक तरह से दर्शाने का या फिर एक तरह से डिमांड करने वाली चीज़ है। अब जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के पेपर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पेपर भाई लाइब्रेरी तो हिस्ट्री है, आपको मिलेगा तो पूरा नहीं, पर वो ये है कि आपके क्वेश्चन का पैटर्न बदल देता है, जिससे आपको क्या करना पड़ता है, नई तैयारी करनी पड़ती है। पेपर पुराना ही मिलेगा, यानी कि पेपर में क्वेश्चन पुराना ही मिलेगा, पर क्या होगा उसमें आपको नया मिल जाएगा, यानी कि नया पैटर्न मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारे बेसिक थे। अब इसके यानी कि आपको एडवांस वर्जन भी पढ़ लेना चाहिए कि कैनन्स ऑफ इसमें सबसे पहले आते क्या क्या है, एडवांस में भी पढ़ना होना चाहिए। देखिए करेंसी, एक मिनट, एडवांस भी लिखवा दूँ मैं आपको, फिर आपके आगे चलते हैं। सबसे पहला आता है नंबर 1 कैनन्स ऑफ एक्सीटेंएबिलिटी। दूसरा क्या है, कैनन ऑफ रिवोल्यूशन। तीसरा क्या आएगा, कैन ऑफ, और हाँ एक बच्चे ने पूछा था कि DSSS का और इसका आपका KVS का रिज़ल्ट कब आएगा। KVS का रिज़ल्ट देखो ज़्यादातर ये मैंने भी देखा है और अपनी लाइफ में जब मैं भी KV में पढ़ा हूँ, तो जो भी वैकेंसी होती है, यानी कि जैसे कि आपकी मान लीजिए ये वैकेंसी है, पहली बार तो आपको डॉक्यूमेंटेशन ये सब चीज़ें पेपर वर्क में, और 2 महीने का जो टाइम होता है डॉक्यूमेंट का, आपको जाना होता है सामान वामान लेके, ये सब चीज़ें लगा के मिलाकर आपको जो टाइम दिया जाता है वो दिया जाता है आपकी जो गर्मी यानी कि मई की छुट्टी होती है ना, मई की छुट्टी के बाद जो आपने देखा होगा कि जो भी KV से पढ़ा होगा कि मई की छुट्टी के बाद ही क्यों आपको टीचर देखने को मिलते हैं नए, क्योंकि मई की छुट्टी के बाद आपका उनको एक तो रिटायरमेंट हो जाता है बहुत से टीचरों का, और जो यानी कि जो नए टीचर आने हैं वो उसी टाइम आपके आते हैं। तो इसलिए यानी कि ये मान के चलिए, अगर आपका ये अब चल रहा है सितंबर शुरू होने वाला है, सितंबर मान लीजिए कल शुरू ही हो जाएगा, सितंबर शुरू ही हो गया मान लीजिए, ठीक है। सितंबर में कुछ नहीं होना, ठीक है, मैक्सिमम सितंबर में कुछ नहीं होना, क्योंकि अभी तो बीएड वाला यानी कि जो PRT वाला केस चल रहा था उसकी वजह से KVS रिज़ल्ट नहीं दे रहा है, ठीक है। अब ये कहानी हो गई यहाँ तक की ख़त्म। अक्टूबर और नवंबर में आपके क्या है, सारे फेस्टिवल हैं, ठीक है। दिसंबर तक मैक्सिमम दिसंबर या जनवरी तक आपका रिज़ल्ट आएगा, यानी कि दिसंबर और जनवरी तक रिज़ल्ट आएगा, और रिज़ल्ट के बाद ये मान के चलिए धीरे धीरे खिसता ये टाइम आपका मई तक पहुंच जाएगा, यानी कि आपका मई में। और वही अब इसकी कंडीशन आ जाए उल्टा हम लेके चलें, यानी कि DSSS का लेके चलें, तो DSSS में ये है भैया इस अभी जो है, यानी कि अब सितंबर शुरू हो गया, सितंबर में दिल्ली में कुछ काम होना नहीं है क्योंकि G20 चल रहा है। अब फिर उसके बाद आता अक्टूबर में छुट्टी है, अक्टूबर नवंबर उसकी छोड़ दो, बचा दिसंबर या जनवरी में रिज़ल्ट आएगा आपका, यानी कि दिसंबर और जनवरी के आसपास रिज़ल्ट आ सकता है। तो ये था आपका किसकी, यानी कि रिज़ल्ट की कहानी, ठीक है। कैनन से पढ़ लिया, यानी कि यही सारे फिर आपको ब्रीफली में पता होना चाहिए करंट में क्या है, एक्सेसिबिलिटी में क्या है, ये सब चीज़ें आ जाएगी। यानी कि एक्सेसिबिलिटी मीन है केपेबल ऑफ ब्रिंग द ट्रेकेबल, फाइंड और डिस्क्राइब, यानी कि किसी भी चीज़ को ढूंढने की सब चीज़ें आ जाती हैं। फिर इसकी करंट टेबल आते हैं, रिकॉलेशन वैल्यू आ जाती है, ये सब आ जाते हैं। जो मेन जो चीज़ थी मैंने आपको लिखवा दी है, यानी कि मेन चीज़ें आपको यहाँ पर लिखवा दी है। और सारा आपका सिलेबस नहीं, और सारे सिलेबस में फिर आ जाएगा वही UGC वाला सिलेबस आएगा। और डीपली आपको अगर डीपली में जाओगे तो फिर बहुत लंबा टॉपिक बन जाता है, क्योंकि जब आपके काम की चीज़ नहीं तो आपको फालतू में लिखवा कर और आपके क्या नाम वीडियो को लंबी बढ़ाकर कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो मेनली इसमें जब पूछे जाए, एक तो बेसिक्स पूछे जाते हैं इसके, और बेसिक्स में भी आपसे कुछ नहीं पूछा जाता, कैनन प्रिंसिपल पूछा जाता है, ये किससे संबंधित है भैया, सीधे ये कह देना कानूनी से संबंधित है, यानी कि लॉ और यानी कि रेगुलेशन से संबंधित जो आपका है
वो आ जाता है इसके अंदर, यानी कि रेगुलेशन, लॉ, ये सब चीज़ें आती हैं इसके अंदर। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। और आप सब सोच रहे हो क्वेश्चन कराने शुरू करेंगे, भाई देखो इसका जो पेपर है, इसका पेपर भी दिसंबर के आसपास ही जाएगा, यानी कि दिसंबर के आसपास जाएगा। तो इसका पेपर दिसंबर के में है, तो अभी इसलिए मैं भी धीरे धीरे चल रहा हूँ, बिल्कुल आराम आराम से आपको एक टॉपिक ले चल रहा हूँ। टॉपिक कवर हो जाएगा आपका, फिर उसके बाद आपके यानी कि अभी कुछ टाइम में आपके क्वेश्चन शुरू होने हैं। क्वेश्चन का यही सोच रहा हूँ मैं, जब आपके क्वेश्चन 2 यूनिट हो जाए तब करवा दो, क्योंकि जब पेपर अभी होने की संभावना है, दिसंबर में होने की संभावना है, तो फिर आपको क्वेश्चन भी याद नहीं रहेंगे। क्योंकि देखो क्वेश्चन तब याद रहेंगे जब आप रेगुलर करते थे, जैसे DSSS में लगातार तैयारी कर रहे थे तो आप क्वेश्चन याद थे। अब KVS में भी ऐसी तैयारी कर रहे थे तो लगातार याद थे। तो आपको इसलिए 2 यूनिट के बाद मैंने सोचा है कि 2 यूनिट के बाद कराना शुरू करूँगा, तब तक मैं आपके क्वेश्चन आपको एक तरह से सेट कर लूँ, जिससे आपको समझ में यानी कि पढ़ने में आसानी हो। ठीक है बच्चों, चलिए थैंक यू।